मेल गैमीटोफाइट एंजियोस्पर्म्स में वो होता है पोलन ग्रेन, राइट, सबको पता है। एंड फीमेल गैमीटोफाइट जो होता है वो होता है एम्ब्रियोसैक। एंथर के अंदर यहाँ पे स्पोरोजेनस टिश्यू होगा, उसके अंदर होती है बेटा माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसको हम पोलन मदर सेल भी बोल देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी सेल्स हो गई, 3 एंटीपोडल्स, एक सेंट्रल सेल 4, एक एग सेल 5 और 2 सिनर्जिड 7। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो 7 सेल्स हैं और न्यूक्लियस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सब बढ़िया से हो, बढ़िया से आपकी पढ़ाई चल रही है। जैसा कि आपको पता है ये बैच जो है इसमें हम एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस, जो क्वेश्चंस है, जो एक्सरसाइज है, उनके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इससे बेसिकली आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि बहुत बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है कि ऑब्जेक्टिव में इतना दिक्कत नहीं होता, लेकिन जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या लिखना चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए, किस तरीके से लिखने से ज़्यादा मार्क्स हमें मिलेंगे। तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। तो आज जो हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो एक एक एनसीईआरटी के जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं हम उनको सॉल्व करेंगे, राइट। तो ये जो क्वेश्चन है इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर। लगभग आपको इसमें जो मिलेंगे 7 मार्क्स तक क्वेश्चंस आते हैं, यानी इसकी जो वेटेज है वो है 7 मार्क्स। ठीक है, 7 नंबर बहुत होते हैं, 1 नंबर भी बहुत होता है, आधा नंबर भी बहुत होता है, राइट। सो एवरी मार्क काउंट। ठीक है, हर एक मार्क जो है आपका जो मिलता है आपको वो काउंट होता है। सो यहाँ से 7 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए पहला हम अपना क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं। इन्होंने बोला है नेम द पार्ट्स ऑफ एंजियोस्पर्म फ्लावर इन विच डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीटोफाइट अकर्स। पहले मैं बता दूं, मेल गेमीटोफाइट जो होता है, मेल गेमीटोफाइट एंजियोस्पर्म्स में वो होता है पोलन ग्रेन, राइट, सबको पता है। एंड फीमेल गेमीटोफाइट जो होता है वो होता है एम्ब्रियोसैक। वो क्या होता है, एम्ब्रियोसैक। ठीक है, पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट बनता है, इसलिए इसको मेल गैमीटोफाइट बोला जाता है, और एम्ब्रियोसैक के अंदर फीमेल गैमीट बनता है, इसलिए उसको फीमेल गैमीटोफाइट कहा जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या आंसर लिखना है। द फीमेल गैमीटोफाइट और द पोलन ग्रेन डेवलप्स इनसाइड द पोलन चैम्बर ऑफ द एंथर, पोलन सैक, या फिर आप इसको माइक्रोस्पोरेंजियम भी लिख सकते हैं। ठीक है, पोलन ग्रेन बनने से पहले माइक्रोस्पोरेंजियम होता है और पोलन ग्रेन बनने के बाद वो पोलन सैक हो जाता है, पोलन चैम्बर हो जाता है, यानी पोलन का एक बैग। ठीक है, तो एंथर के अंदर पोलन सैक या पोलन चैम्बर में ये पोलन ग्रेन्स बनेंगे। whereas the female gametophyte also known as embryo sac develops inside the nucleus of the ovule। ठीक है, यानी जो आपका फीमेल गेमीटोफाइट है वो ओव्यूल के अंदर बनेगा। अभी यहाँ पे क्योंकि और सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं जिसमें हम एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर भी देखेंगे, इसलिए मैं यहाँ नहीं बना रही हूँ, और उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे ही, तो वहाँ देख लेंगे। ठीक है, तो याद रखना जो पोलन ग्रेन है वो एंथर के अंदर पोलन चैम्बर में बनेंगे, और जो आपका फीमेल गैमीटोफाइट है वो ओव्यूल के अंदर बनेगा। इस तरीके से आपको आंसर लिखना है, टू द पॉइंट, कोई अननेसेसरी चीज आपको लिखने की जरूरत है ही नहीं। जब भी टीचर्स चेक करते हैं वो ये देखते हैं कि आपने कीवर्ड्स लिखे हैं या नहीं लिखे हैं, आपने टू द पॉइंट आंसर लिखा है या नहीं लिखा है। तो कोई भी अननेसेसरी एक्स्ट्रा कहानी स्टोरी हमें नहीं लिखनी है, राइट। तो बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके,
सो यहाँ पे लिखा है डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस. ओके, microsporogenesis, it's a process of formation of microspore tetrad from microspore mother cell through meiosis. ठीक है, तो होता क्या है यहाँ पे बेटा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. यहाँ पे आपका ये समझ लो माइक्रोस्पोर मदर सेल है जो कि हम मान लेते हैं कि डिप्लॉयड है. डिप्लॉयड मतलब उसकी पास 2 सेट है क्रोमोसोम की, यानी हर क्रोमोसोम की 2-2 कॉपीज है. ये क्या करते हैं, ये मियोसिस करते हैं और बना देते हैं 4 माइक्रोस्पोर्स. ठीक है, बना देते हैं 4 माइक्रोस्पोर, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड. ठीक है, और सारे माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड होते हैं. सारे माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड होते हैं और हर एक माइक्रोस्पोर क्या बना देता है आगे जाके, पोलन ग्रेन. हर एक माइक्रोस्पोर जाके क्या बनाता है, पोलन ग्रेन. ठीक है, यहां से यहां तक की जो प्रोसेस है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. ठीक है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. जबकि मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होती है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 4 मेगास्पोर फ्रॉम अ मेगास्पोर मदर सेल थ्रू मियोसिस. सो मेगा वर्ड इज रिलेटेड टू फीमेल हियर. तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, ये मेगास्पोर मदर सेल है, मेगास्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड मान लेते हैं हम. और ये क्या करती है बेटा, ये भी मियोसिस करती है और मियोसिस करने के बाद ये बनाएगी 4 मेगास्पोर. ठीक है, ये क्या है आपका, मेगास्पोर टेट्राड. ठीक है, हर मेगास्पोर यहाँ पे हैप्लॉइड होगा. बस इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस. ठीक है, मेगास्पोर बनना मेगास्पोरो मदर सेल से, इसको हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस. यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि 3 डीजनरेट हो जाती है, ये तीनों डीजनरेट हो जाती है, 1 रिमेन्स फंक्शनल. और वो ही क्या बना देती है, एम्ब्रियो सैक, डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो सैक. ठीक है, यहाँ पे आप बिल्कुल डिफरेंस देख सकते हैं कि मेल में चारों के चारों माइक्रोस्पोर फंक्शनल थे, जबकि फीमेल में सिर्फ एक फंक्शनल होगा, 3 मर जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे आपके माइक्रोस्पोर बनना मेगास्पोरो, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोर बनना इज मेगास्पोरोजेनेसिस. ठीक है, यहाँ पे कहाँ होता है, ये आपके एंथर के अंदर होगा, ये ओव्यूल के अंदर होगा. साफ सीधी सी बात है, इसमें तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है. कौन सी सेल डिवीजन होती है, देखो दूसरा क्वेश्चन पूछा है, विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन. ठीक है, इन बोथ द इवेंट्स मियोसिस अकर. इन बोथ द इवेंट्स मियोसिस अकर, दोनों में मियोसिस हो रही है. और कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा एट द एंड ऑफ दीज इवेंट. ठीक है, तो यहाँ पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में तो माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, जबकि मेगास्पोरोजेनेसिस में मेगास्पोर बनेंगे. ठीक है, सिंपल सी बात है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में माइक्रोस्पोर्स बनेंगे और मेगास्पोरोजेनेसिस में मेगास्पोर बनेंगे. कितना आसान है ना, कितना आसान, सो इजी राइट. तो इस तरीके से हम इसका पूरा का पूरा आंसर लिखेंगे, है ना. चलिए, यहाँ पे मैं आपको 20 सेकेंड्स दे रही हूँ ताकि आप हर आंसर को एक बार देख लें. हर क्वेश्चन के बाद आई विल गिव यू सम 20 सेकेंड्स
टू फिगर आउट एवरीथिंग कि क्या लिखा है यहाँ पे। इस वाले चैप्टर में बेसिकली ज़्यादा थ्योरी है, लेकिन जो नेक्स्ट चैप्टर है और फिर नेक्स्ट चैप्टर जो है दैट जेनेटिक्स में जो आपके आएंगे उसमें हाँ थोड़े बहुत आपके न्यूमेरिकल्स भी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग टर्म्स इन द करेक्ट डेवलपमेंट सीक्वेंस। ठीक है, पहले आपका स्पोरोजेनस टिश्यू होता है, तो आपको पता है ये एंथर है, ठीक है, ये फिलामेंट है, दिस इज एंथर। ठीक है, एंथर के अंदर यहाँ पे स्पोरोजेनस टिश्यू होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, स्पोरोजेनस टिश्यू, उसके अंदर होती है बेटा माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसको हम पोलन मदर सेल भी बोल देते हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं, पोलन मदर सेल। उससे मियोसिस होता है और बनते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड और माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर से बनता है पोलन ग्रेन और पोलन ग्रेन बनाता है मेल गैमीट। पोलन ग्रेन बनाता है मेल गैमीट। तो ये सीक्वेंस है, बस आपको ये लिखना है, इससे ज्यादा इन्होंने कुछ पूछा नहीं, आपको बस ये जो लिखा है आंसर वैसे लिखिए। तो मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए ऐसे बना दिया, आपको इस तरीके से लिखना है। ठीक है, उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा चीज पूछी नहीं तो आप कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं लिखेंगे, उन्होंने बस ये लिखा है कि इसको करेक्ट डेवलपमेंटल सीक्वेंस में अरेंज करो। अगर वो इसमें लिखते कि डिस्क्राइब करो या एक्सप्लेन करो कि आपने ये सीक्वेंस क्यों लिखी है, तब आप करेंगे, बट अदरवाइज इन्होंने अरेंज करने को लिखा है, तो आप बस क्या करेंगे, आपका काम होगा उसको अरेंज करना। चलिए यहाँ पे 10 सेकेंड दे रही हूं मैं, 10 सेकेंड्स। एंड में आपको कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन भी मिलेंगे, तो रेडी रहना उसके लिए भी। हम्म, चलिए। यहाँ पे देखो उन्होंने लिखा है विद अ नीट लेबल डायग्राम डिस्क्राइब द पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल। चलिए बनाते हैं ओव्यूल का डायग्राम, नीट एंड क्लीन, विल ट्राई टू मेक इट नीट एंड क्लीन। ओके, राइट, तो बहुत आसान है। अब हम इसको लेबल करेंगे, चलो अंदर एम्ब्रियो सैक भी बना देते हैं। ठीक है, चलिए ये वाला एंड होता है माइक्रोपाइल, जहां पे इंटेग्यूमेंट्स नहीं होती, ये आपकी इंटेग्यूमेंट्स हैं। ठीक है, जहां पे इंटेग्यूमेंट्स नहीं होती उसको माइक्रोपाइल बोलते हैं। बिल्कुल इससे ऑपोजिट रीजन जो होता है उसको चलाजा एंड बोलते हैं। ठीक है, या चलाजा बोल देते हैं। ठीक है, और ये रहे आपकी न्यूसिलस, न्यूसिलस की सेल से बनता है एम्ब्रियो सैक, जिसके अंदर फीमेल गैमीट मिलेगा। ये जो स्टॉक है इसको बोलते हैं फ्यूनिकल। ठीक है, और फ्यूनिकुलस भी बोल देते हैं। और ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है बेटा, ये वाला हिस्सा, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं हाइलम। ये हमें पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बताता है बिटवीन ओव्यूल और फ्यूनिकल, की ओव्यूल और फ्यूनिकल किस हिस्से से जुड़े हुए हैं, उस हिस्से को हम हाइलम बोलते हैं। चलिए वन बाय वन देखते हैं सारे पार्ट्स को। फ्यूनिकुलस या फ्यूनिकल, it a stalk like structure which represent the point of attachment of ovule to the placenta. ovule placenta से कैसे अटैच है, फ्यूनिकुलस या फ्यूनिकल के थ्रू। हाइलम, हाइलम it is a point of attachment where the ovule is attached to funiculus. ovule फ्यूनिकुलस से जहां से अटैच है उसको हम क्या बोल रहे हैं, हाइलम। Integuments, they are the outer layer surrounding the ovule that provides protection.
ओव्यूल और अंदर डेवलप हो रहे एम्ब्रियो की प्रोटेक्शन के लिए होती है। माइक्रोपाइल, इट्स अ नैरो पोर फॉर्म्ड बाय द प्रोजेक्शन ऑफ इंटेग्यूमेंट्स, जहाँ पे इंटेग्यूमेंट्स अंदर की तरफ मुड़ जाती है और जहाँ एब्सेंट होती है वहाँ पे माइक्रोपाइल बन जाता है। इट मार्क्स द पॉइंट वेयर पोलन ट्यूब एंटर्स, यहीं से पोलन ट्यूब एंटर होती है मेल गैमीट को रिलीज करने के लिए, ठीक है। उसके पास यही हिस्सा होता है जहां से वो एंटर करे। न्यूसिलस, it's a mass of parenchymatous tissue surrounded by integuments from outside. Nucellus provide nutrition to the developing embryo. Embryo sac is located inside the न्यूसिलस। यहाँ पे न्यूसिलस एक टिश्यू है जो ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है, पेरेनकाइमा सेल से बना होता है, यानी लिविंग सेल से बना होगा। एंड नेक्स्ट इज चलाजल या चलाजा, इट इज अ बेस्ड और बेसल swollen part of the nucellus from where integuments originate। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे हम लिख देते हैं बेस और बेसल swollen part ऑफ द ओव्यूल। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि ओव्यूल का बेस क्या है तो आप क्या बोलेंगे, चलाजल या फिर चलाजा, ठीक है। तो ये आपका है वेरियस पार्ट ऑफ ओव्यूल। आपको बहुत बढ़िया सा एक डायग्राम बनाना है और साइड में लिखना है, क्योंकि उन्होंने लिखा है डिस्क्राइब। अगर सिर्फ लिखते कि डायग्राम बनाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे डायग्राम बनाते इट्स ओके। उन्होंने बोला है डिस्क्राइब, आपको हर एक पार्ट के बारे में एक एक पॉइंट लिखना ही है, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको 20 सेकेंड्स दे रही हूँ। आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियर आ रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। चलिए 10 सेकेंड्स मोर, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब हम ऐसे सॉल्व करते हैं तो हमें सारे आंसर्स क्वेश्चन बहुत आसान लगते हैं, ठीक है। बस एक बार थोड़ा इनको ध्यान से समझने की जरूरत है कि वो पूछ क्या रहे हैं। हमें कुछ और नहीं लिखना है, जो पूछ रहे हैं वही आंसर करना है, टू द पॉइंट। अच्छा, ये कौन सा ओव्यूल बनाया है हमने, एनाट्रोपस। 180 डिग्री पे होता है ये एनाट्रोपस ओव्यूल, सबसे ज्यादा यही पाया जाता है एंजियोस्पर्म में, एनाट्रोपस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है व्हाट इज मेंट बाय मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ठीक है। यहां पे मैंने आपको बताया था 4 मेगास्पोर बनती है, लेकिन 3 खत्म हो जाती है, सिर्फ एक ही फंक्शनल रहती है जो एम्ब्रियो सैक बनाएगी। इसी डेवलपमेंट को हम मोनोस्पोरिक बोलते हैं, कि 4 में से सिर्फ एक ही मेगास्पोर बची, 4 में से सिर्फ एक ही मेगास्पोर बची जो आगे फंक्शनल होके एम्ब्रियो सैक बनाएगी। सच डेवलपमेंट इज नोन एज मोनोस्पोरिक। इसी को हम क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक। चलिए देखते हैं इसको हमें कैसे लिखना है। देखो यहाँ पे लिखा है फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक डेवलप फ्रॉम अ सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर। सिर्फ एक बची हुई मेगास्पोर से जो एम्ब्रियो सैक बने, इट इज नोन एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। सबसे ज्यादा फ्लावरिंग प्लांट्स में हमें यही मिलता है। एक मेगास्पोर मदर सेल न्यूसिलस में जो प्रेजेंट होगी वो क्या बनाएगी, मियोसिस से आपके मेगास्पोर बनाएगी, जो मैंने आपको बताया कि एक मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करेगी, 4 मेगास्पोर बनाएगी, and later out of these 4 megaspore only one remain functional and it develops into female gametophyte। सेम जो चीज मैंने वहां पे एक्सप्लेन की थी, इसको बस थ्योरेटिकली लिखा है।
कि 4 में से एक मेगास्पोर फंक्शनल होगी और वो क्या बना देगी, वो बना देगी फीमेल गैमेटोफाइट। चलिए यहाँ पे लीजिए आप 10 सेकेंड्स, चलो 15 सेकेंड्स ले लो 15 सेकेंड्स एवरीवन। 10 seconds. Five seconds. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके चलिए बहुत बड़ा सा क्वेश्चन लिख रहा है। With a neat diagram explain the 7-celled 8-nucleated nature of the female gametophyte। यानी इन्होंने दोनों चीजें बोली हैं कि हमें फीमेल गैमेटोफाइट का डायग्राम भी बनाना है और हमें उसे एक्सप्लेन भी करना है। तो चलिए पहले मैं डायग्राम बना देती हूँ, फिर हम थ्योरी देखेंगे। तो यहाँ पे आपका ये मैं फीमेल गैमेटोफाइट बना रही हूं। ये मैंने बनाई चलाजल एंड, ये चलाजा की तरफ होगा, और ये मैं बना रही हूं माइक्रोपाइल की तरफ, माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, चलाजा की तरफ आपको दिखाई देंगी 3 सेल्स। ओके, इन 3 सेल्स को क्या बोलते हैं बेटा, एंटीपोडल। सो देयर आर 3 एंटीपोडल सेल। ठीक है, यहां पे आपको दिखाई देगी 2 सिनर्जिड्स, और सिनर्जिड्स में निकलती हुई कोई सेल वॉल से कुछ इस तरीके से फिंगर जैसी प्रोजेक्शंस निकलेंगी, सेल वॉल से निकलती है सिनर्जिड्स के। ठीक है, तो ये रही आपकी 2 सिनर्जिड्स, और सिनर्जिड्स में ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसको बोलते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस। अपेरेंटली ये क्या करता है, ये पोलन ट्यूब को रास्ता दिखाता है, उसको गाइड करता है कि भाई तुझे यहीं से एंटर करना है, तो पोलन ट्यूब इसी साइड से एंटर करता है। तो ये फिलीफॉर्म अपैरेटस है क्या, सिनर्जिड सेल्स की जो सेल वॉल होती है उनकी प्रोजेक्शंस निकल जाती है फिंगर जैसी। ठीक है, उनको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस। फिर यहीं पे इनके साथ ऐसे पीछे से हमें दिखाई देगी एक एग सेल, इसको हम फीमेल गैमीट भी बोलते हैं। ठीक है, और बीच में बड़ी सी सेल जो हमें दिखाई देगी, ये बड़ी सी सेल हमें दिखाई देगी। ठीक है, इसको हम बोलेंगे, बीच वाली बड़ी सी सेल को बोलेंगे सेंट्रल सेल। तो एक होगी सेंट्रल सेल और उसमें बेटा 2 न्यूक्लियस आ जाएंगे, यानी सेंट्रल सेल थोड़ी सी लालची है, बाकी सब ने तो एक एक न्यूक्लियस रखे, इसने 2 न्यूक्लियाई रख लिए। सो दीज आर 2 पोलर न्यूक्लियाई। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी सेल्स हो गई, 3 एंटीपोडल्स, एक सेंट्रल सेल 4, एक एग सेल 5 और 2 सिनर्जिड 7। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो 7 सेल्स हैं, और न्यूक्लियस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 क्या है, न्यूक्लियाई, क्योंकि सेंट्रल सेल ने अपने पास 2 रख लिए, बाकी सबके पास तो एक एक न्यूक्लियाई है, बस सेंट्रल सेल के पास 2 है। ये है आपका एम्ब्रियो सैक का डायग्राम, ओव्यूल के अंदर पाया जाता है, और इसको हम फीमेल गैमीटोफाइट भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर फीमेल गैमीट होता है। इसके अंदर क्या होता है, फीमेल गैमीट। ठीक है,
देख लो यहाँ पे 10 सेकेंड्स देती हूँ, उसके बाद इसमें थ्योरी में क्या लिखना है, कैसे डिस्क्राइब करना है, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगी। सो जल्दी से देख लो इसको। 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड दे रही हूँ यहाँ पे। बहुत आसान है और बहुत ज्यादातर बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, चाहे आप ओव्यूल का देखो चाहे एम्ब्रियो सैक का देखो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। चलिए देखते हैं थ्योरी में क्या लिखना है। द फीमेल गैमीटोफाइट डेवलप्स फ्रॉम अ सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर, ये मैं बार बार बता रही हूँ, 4 में से सिर्फ एक ही मेगास्पोर फंक्शनल होती है जिससे एम्ब्रियोसैक बन जाता है। दिस मेगास्पोर अंडरगो 3 सक्सेसिव डिवीजन टू फॉर्म 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसैक। ठीक है, तो वही मेगास्पोर 3 बार 3 जनरेशन तक माइटोसिस करती है और फिर हमें मिल जाता है एम्ब्रियोसैक। The first mitotic division results into 2 nuclei. One nucleus moves towards the micropyle while the other moves towards the chalazal end. Right? Then these nuclei divide their respective ends and redivide to form 8 nucleated structure. As a result, there are 4 nuclei at each end. 3 बार माइटोसिस होगी लगातार। देखो, एक बार हुई, 2 बने, ठीक है, फिर हुई, 4 बने, फिर हुई, 8 बने। ठीक है, ये क्या है आपका 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। और फिर इसके बाद क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, एट द माइक्रोपाइलर एंड आउट ऑफ 4 न्यूक्लियर ओनली 3 डिफरेंशिएट इनटू 2 सिनर्जिड्स। 2 सिनर्जिड बना लेगी, एक एग सेल बना लेगी। टुगेदर हम इसको एग अपैरेटस बोलते हैं। बेटा एक एग सेल प्लस 2 synergids are known as egg apparatus। हम इसको क्या बोलते हैं, एग apparatus। ठीक है, सिमिलरली चलाजल एंड पे हमें 3 एंटीपोडल्स मिलेंगी और 2 न्यूक्लियस सेंटर में चली जाएंगी और उस सेल को हम बोलेंगे सेंट्रल सेल। राइट, तो इस तरीके से क्या होती है आपकी एम्ब्रियो सैक बनती है। इस तरीके से क्या बनेगी, एम्ब्रियो सैक। चलिए यहाँ पे मैं आपको 20 सेकेंड्स देती हूँ क्योंकि बहुत थ्योरी है, पढ़ो इसको, एक एक वर्ड पढ़ो एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द पॉइंट। किसी पॉइंट में कोई डाउट हो तो मेरे को बताओ। ये देखो 3 बार माइटोसिस हुई और फिर फाइनल हमें वो स्ट्रक्चर मिल जाएगा जो मैंने डायग्राम बनाया था। जल्दी से 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स, एक एक वर्ड यहाँ पे पढ़ना है। अगर मैं टाइम दे रही हूँ तो आपके लिए ही दे रही हूँ, तो एक एक वर्ड यहाँ पे पढ़ो एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको कोई भी डाउट हो तो, कुछ भी चीज समझने में आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो। चलिए 10 सेकेंड्स एवरीवन, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो काफी डिफरेंस होता है जब आप थ्योरी पढ़ते हो और जब आप क्वेश्चन के आंसर लिखते हो। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में टिक करना बहुत आसान होता है, लेकिन सब्जेक्टिव में आपको सोचना पड़ता है कि आपको क्या लिखना है, आपको कितना लिखना है। राइट, तो उसकी भी प्रैक्टिस आपको बहुत चाहिए, वही आपकी मदद करता है बोर्ड एग्जाम्स में। चलिए नेक्स्ट इज what are chasmogamous flower, can cross pollination occur in chasmogamous flower, right? So यहाँ पे there are two okay, can cross pollination occur in clistogamous। ठीक है, उन्होंने बोला chasmogamous flower क्या होते हैं। chasmogamous flower बेसिकली ओपन फ्लावर होते हैं जिनके एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज्ड होते हैं बाहर। राइट, अब बात है
क्लिस्टोगैमस फ्लावर की, बेटा क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो है दे डू नॉट ओपन, क्लोज्ड फ्लावर होते हैं, कभी खुलते नहीं है, कभी नहीं खुलेंगे। तो कभी नहीं खुलेंगे तो बाहर से कोई पोलन आके इनको पॉलिनेट नहीं कर सकता, तो क्रॉस पॉलिनेशन इनमें नहीं हो सकती है। ठीक है, इनमें सेल्फ पॉलिनेशन ही होती है। तो कैस्मोगैमस खिले हुए फ्लावर होते हैं और क्लिस्टोगैमस जो कभी नहीं खिलते, जो कभी खुलेंगे नहीं, राइट, तो उसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी नहीं होगी। सो क्रॉस पॉलिनेशन कैन नॉट हैपन इन क्लिस्टोगैमस फ्लावर बिकॉज क्लिस्टोगैमस फ्लावर कभी नहीं खुलते। और ये दोनों टाइप के फ्लावर आपको ऑक्सैलिस वायोला और कॉमलाइना इन जैसे प्लांट्स में मिल जाएंगे। ठीक है, दोनों टाइप के, इन तीनों पौधों में, इन तीनों प्लांट्स में आपको दोनों टाइप के फ्लावर मिलेंगे, क्लिस्टोगैमस भी और कैस्मोगैमस भी। चलिए, यहाँ पे तो मैं आपको 10 सेकेंड्स दे रही हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ इतना आपको सोचने की जरूरत नहीं थी, बहुत ही बढ़िया सा ये क्वेश्चन है, तो जल्दी से इसको पढ़िए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। चलिए 5 सेकेंड्स मोर। तो आपके कैस्मोगैमस फ्लावर जो है वो ओपन फ्लावर है और क्लिस्टोगैमस आपके क्लोज्ड है। चलिए नेक्स्ट इज मेंशन 2 स्ट्रेटजीज टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। यहाँ पे मैंने 3 लिख दिए है। ठीक है, तो आपको क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट करने के लिए यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हो सकते हैं, विच मीन्स फ्लावर हैविंग आइदर एंड्रोशियम और गाइनोशियम। ठीक है, फ्लावर के पास या तो एंड्रोशियम हो या गाइनोशियम हो। प्रेजेंस ऑफ कैस्मोगैमस फ्लावर, यानी ऐसे फ्लावर जिनका एंथर एंड स्टिग्मा जो है वो एक्सपोज्ड हो, ओपन फ्लावर। एंड थर्ड इज इन सम प्लांट द गाइनोशियम मैच्योर्स बिफोर द एंड्रोशियम और वाइस वर्सा। कई में गाइनोशियम पहले मैच्योर हो जाता है, उसको प्रोटोगाइनी बोलते हैं, कहीं पे एंड्रोशियम पहले मैच्योर हो जाता है, उसको प्रोटोएंड्री बोलते हैं। एंड दिस प्रिवेंट द पोलन फ्रॉम कमिंग इन द कॉन्टैक्ट विद द सेम और पोलन ग्रेन फ्रॉम द सेम फ्लावर। राइट, तो यहाँ पे मैंने 3 लिख दिए हैं, आपको 2 पूछे, इनमें से कोई भी 2 लिख सकते हैं। तो कई बार क्या होता है, गाइनोशियम पहले मैच्योर हो जाता है, कई बार एंड्रोशियम पहले मैच्योर हो जाता है, तो आपस में क्या होता है, फिर इनका पॉलिनेशन नहीं होता, फिर वो बाहर से आने वाले पॉलन ग्रेन ही उसके स्टिग्मा को क्या करेंगे, पॉलिनेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं 3 मेथड्स। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि इन तीनों मेथड से हम, और सॉरी, फ्लावर्स और प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। चलिए 10 सेकेंड्स लीजिए यहाँ पे। जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, सारे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, क्लियर है या नहीं, कोई डाउट है? ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होता है जब जो स्टिग्मा है वो अपने ही फ्लावर से आए हुए पोलन ग्रेन को रिजेक्ट कर दे, यानी अपने ही पोलन ग्रेन की कदर नहीं कर रहा है, उसको रिजेक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर अपना ही पोलन ग्रेन से पॉलिनेट हो जाएगा और गैमीट्स फर्टिलाइज कर जाएंगे तो न्यू वेरिएशंस नहीं आएंगी, राइट, और नेचर ज्यादातर न्यू वेरिएशंस को फेवर करती है। So self-incompatibility is a genetic mechanism in angiosperm that prevents the self-pollination
It develops genetic incompatibility between individual of same species or individual ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। कई बार क्या करता है, डिफरेंट स्पीशीज के इंडिविजुअल में भी क्या कर देता है, डिफरेंट सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कर देता है। द प्लांट एग्जिबिट दिस फिनोमिना दैट हैव एबिलिटी टू प्रिवेंट द जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन एंड प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर. This prevents the fusion of gamete along with the development of embryo. So no seed formation will take place. So self incompatibility मतलब पोलन ग्रेन को पहचान लेना कि भाई ना इससे ना काम चलेगा, ये नहीं चाहिए हमें, तो और अच्छी क्वालिटी का पोलन ग्रेन चाहिए, तो रिजेक्टेड, इसको हम क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज द सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। चलिए 10 सेकेंड्स हियर, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके चलिए, व्हाट इज द बैगिंग टेक्निक। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि हम अपने पसंदीदा प्लांट्स को चूज करते हैं, उसमें मेल और फीमेल मानते हैं एक एक प्लांट को, और फीमेल से हम क्या कर देते हैं, अगर वो फ्लावर प्लांट्स में बायसेक्सुअल फ्लावर्स हैं तो हम जिस पौधे को फीमेल मानते हैं हम उसमें से एंथर को काट देते हैं ताकि वो खुद के एंथर के पोलन ग्रेन से पॉलिनेट ना कर जाए, और उसको काट के फिर हम स्टिग्मा को बैग से ढक देते हैं, तो उसको हम बैगिंग बोलते हैं। और जब तक ढकेंगे जब तक हम अपने डिजायरेबल पोलन से उसको पॉलिनेट ना कर दें। So various artificial hybridization technique involve the removal of anther from bisexual flower. अगर bisexual flower है तो फीमेल वाले प्लांट में से हम एंथर को निकाल देंगे without affecting the female reproductive part through the process of immaculation. उन एंथर्स को निकालना उसको हम immaculation बोलते हैं। These emasculated flower are wrapped in bag to prevent pollination by unwanted पोलन ग्रेन, इसी को बैगिंग बोलते हैं। कि एंथर को काटने के बाद फिर फीमेल पार्ट को हम बैग से ढक देते हैं, और ताकि वो किसी भी अनडिजायरेबल पोलन से पोलिनेट ना हो जाए, जब हम उसको अपने डिजायरेबल पोलन से पोलिनेट करवाना चाहें तभी हो। This technique is an important part of the plant breeding program as it ensures the pollen grain only of desirable plant are used for fertilization to develop desired plant variety. क्योंकि इससे मेक श्योर होता है कि जो प्लांट में डिजायरेबल वेराइटी प्लांट की हमें चाहिए, जो डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए वही आए, कोई अनवांटेड पोलन ग्रेन आके पॉलिनेट ना कर दे। आई होप ये सबको क्लियर है, जल्दी से पढ़िए इसको, बहुत ही प्यारा सा ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपने आप पॉलिनेशन करवा रहे हैं अपने डिजायरेबल पोलन ग्रेन से, जो पोलन ग्रेन्स हमें पॉलिनेशन करवाना है। जल्दी से पढ़िए इसको, अभी तो बहुत आसान यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, एंड नोट्स आपको मिल जाएंगे, सो डोंट वरी, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल तो सॉल्व नहीं कर रहे हैं हम, तो आपको लिखने या अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो बाद में आपको नोट्स मिल जाएंगे, उसमें से पढ़िए, फिर बिना देखे एक बार खुद इसको लिखने की कोशिश कीजिए, राइट, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। तो एक बार वापस से रिवाइज करना और बिना देखे सारे क्वेश्चंस को वापस से लिखना। चलिए 5 मोर सेकेंड्स, 5 और सेकेंड दे रही हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, इसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपको पता है एंजियोस्पर्म्स में डबल फर्टिलाइजेशन होता है ना, सबको पता है।
दो बार फर्टिलाइजेशन होती है क्योंकि दो मेल गैमीट होते हैं। तो वन मेल गैमीट जो है वो फ्यूज कर जाता है फीमेल गैमीट से और वो बना देता है जाइगोट। ठीक है, जबकि अदर मेल गैमीट, जो दूसरा मेल गैमीट है, वो फ्यूज कर जाता है सेंट्रल सेल में पड़े हुए दो पोलर न्यूक्लियाई से। तो यहाँ पे तीन न्यूक्लियस जो है, तीन न्यूक्लियस फ्यूज कर रहे हैं, एक मेल गैमीट का और दो पोलर न्यूक्लियाई। ये बना देते हैं फ्यूज होके प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और इस प्राइमरी एंडोस्पर्म की न्यूक्लियस को बोलते हैं पेन, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN बोल देते हैं इसको। तो यहाँ पे जब वो फीमेल गैमीट से फ्यूज हो रहा था, इसको हम बोल देते हैं सिनगैमी। और जब दूसरा मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे तीन न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे हैं, इसको हम बोल देते हैं ट्रिपल फ्यूजन। बस इसी के बारे में पूछा है उन्होंने कि ट्रिपल फ्यूजन क्या होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। When pollen grains fall on the stigma, they germinate and give rise to pollen tube, जो कि स्टाइल से होती हुई ओव्यूल की तरफ जाती है। ठीक है, after this pollen tube enters through the degenerating synergids। synergids धीरे धीरे जैसे ही पॉलिनेशन होती है, एक सिनर्जिड्स धीरे धीरे डीजनरेट होना शुरू हो जाती है। तो आपका ये यहाँ पे मैंने कि आपका कार्पल बनाया है और ये सपोज मैंने ओव्यूल बना दिया। ठीक है, और ये माइक्रोपाइल वाला हिस्सा है। तो जो पोलन ट्यूब है बेटा, वो आ रही है आ रही है आ रही है, और यहां से वो क्या कर जाएगी, एंटर कर जाएगी, और इसके अंदर एम्ब्रियो सैक होता है। ठीक है, तो ये क्या है आपका पोलन ट्यूब है। ठीक है, नाउ अभी क्या हुआ, उसने जो एक डीजनरेट हो रही थी सिनर्जिड, उसमें अपना सारा मटेरियल क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। उसके बाद सिनर्जिड्स में सारा मटेरियल रिलीज हुआ है, उसमें से एक मेल गैमीट जाके फ्यूज हो जाएगा एग सेल से और कर देगा जाइगोट बना देगा, उसको हम सिनगैमी बोलते हैं, जो कि मैंने अभी बताया। और द अदर मेल गैमीट फ्यूजेस विद द टू पोलर न्यूक्लियाई जो सेंट्रल सेल में प्रेजेंट थी, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बना देती है, जो कंटेन करते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। सिंस दिस प्रोसेस इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ थ्री न्यूक्लियस, इट इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन। इसी से एंडोस्पर्म बनता है और एंडोस्पर्म आगे जाके एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है। तो यहाँ पे आपका ये होता है ट्रिपल फ्यूजन। जल्दी से पढ़िए, बहुत आसान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रोसीजर है, सबको पता होगा आई होप। अभी तक तो आप सबने अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो आप बस इसमें देखिए कि आपको किस तरीके से इसका आंसर लिखना है। ठीक है, किस तरीके से इसका आंसर लिखना है, जल्दी से देखिए। 15 सेकेंड्स यहाँ पे मैं आपको दे रही हूँ, जल्दी से सारे आंसर्स देखिए। यहाँ पे सारे पॉइंट्स, सारे वर्ड्स, किस तरीके से वर्ड बाय वर्ड आपको लिखना चाहिए। आप अपनी थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में, ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल रट कर लिखना है। ठीक है, आपको बिल्कुल याद, बिल्कुल एज इट इज याद करके लिखना है। आपको बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और बिल्कुल जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, की वर्ड्स हैं, वो पता होने चाहिए। चलिए 10 सेकेंड्स मोर। चलिए 5 सेकेंड्स।
नेक्स्ट नेक्स्ट है, व्हाई डू यू थिंक जाइगोट इज डोरमेंट फॉर सम टाइम? डोरमेंट मीन्स इनएक्टिव। जाइगोट बनने के बाद भी कुछ समय तक वो इनएक्टिव क्यों रहता है? क्योंकि वो एंडोस्पर्म बनने की इंतजार कर रहा है। क्योंकि थोड़ा सा एंडोस्पर्म बनेगा तभी जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप होगा, क्योंकि एंडोस्पर्म का काम होता है एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देना। तो जब तक थोड़ा एंडोस्पर्म डेवलप नहीं हो जाता, जाइगोट इनएक्टिव फेज में रहेगा, राइट। सो यहाँ पे the zygote remain dormant for some time and waits for the endosperm to form, which develops from the primary endosperm cell. Trypan fusion से जो बना था, याद होगा। The endosperm provides food for the growing embryo, and after the formation of endosperm, further development of embryo from the zygote start. तो zygote इंतजार कर रहा है कि कब एंडोस्पर्म बनेगा और कब वो अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट करेगा। बहुत सिंपल सा इसका लॉजिक था, राइट। सो बिना एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट के बेचारा खाना पीना कहाँ मिलेगा जाइगोट को? उसको एम्ब्रियो में बदलना है, तो उसके लिए खाना पीना चाहिए। खाना पीना देने के लिए कौन होगा? आपका एंडोस्पर्म। चलिए 10 सेकेंड्स। एक एक वर्ड आपको पढ़ना है। देखो यहाँ पे ही मैं आपको रिवीजन का टाइम दे रही हूँ, और उसके बाद आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चंस का आंसर वापस से बिना देखे एक बार लिखने की कोशिश करनी है, फिर चेक करना कि तुमने कितना सही लिखा है और कितना गलत लिखा है। Okay. Next is here the differentiate between hypocotyle and epicotyle. ठीक है। सो यहाँ पे मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। सपोज ये मैंने एम्ब्रियोनल एक्सिस बनाई है, ठीक है, और यहाँ पे दो कॉटिलिडन्स है। इट विल लुक लाइक अ बटरफ्लाई, सो ध्यान मत देना यहाँ पे। सो ये आपके कॉटिलिडन है, मैं डाइकॉट की बात कर रही हूँ आप, ठीक है। और ये भी क्या है? कॉटिलिडन है। तो कॉटिलिडन से ऊपर वाले हिस्से को क्या बोला जाता है? एपिकोटाइल। एपी मतलब ऊपर, ठीक है, और नीचे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? हाइपोकोटाइल। ऊपर वाले हिस्से को एपिकोटाइल और नीचे वाले हिस्से को हाइपोकोटाइल। और ये ऊपर वाला हिस्सा जो है इसको प्ल्यूम्यूल बोलेंगे, यानी एपिकोटाइल का टिप जो है वो प्ल्यूम्यूल है, जो शूट बनाएगा, स्टेम बनाएगा। और हाइपोकोटाइल का जो टिप है वो है रेडिकल, ठीक है, रेडिकल। सो यहाँ पे देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलिडन इज नोन एज हाइपोकोटाइल। कॉटिलिडन के नीचे वाले हिस्से को हाइपोकोटाइल बोलते हैं, और कॉटिलिडन के ऊपर वाले हिस्से को एपिकोटाइल बोलेंगे। हाइपोकोटाइल रेडिकल में टर्मिनेट होता है, या रूट कैप में। रेडिकल के बाहर भी एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? रूट कैप। तो यहाँ पे ये रेडिकल है, और रेडिकल इज कवर्ड बाय रूट कैप, ठीक है। और यहाँ पे ये टर्मिनेट हो जाता है प्ल्यूम्यूल में, जैसा कि मैंने आपको बताया। एपिकोटाइल के पॉइंट पे प्ल्यूम्यूल है और हाइपोकोटाइल के पॉइंट पे रेडिकल है। प्ल्यूम्यूल आगे जाके शूट बनाता है और रेडिकल आगे जाके रूट बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लीजिए 10 सेकेंड्स। द डिफरेंस बिटवीन हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल, ये सब एम्ब्रियो का पार्ट है। इसके बाद इन्होंने कॉलेप्टाइल और कोलियोराइजा के बारे में बोला है। इंटेग्यूमेंट्स एंड टेस्टा एंड पेरिस्पर्म एंड पेरिकार्प। चलिए 5 सेकेंड्स मोर, 5 मोर सेकेंड्स। चलिए, coleoptile is it's a conical protective sheet over epicotyle.
राइट। और कहाँ होती है? मोनोकॉट्स में, याद रखना, ये भी मोनोकॉट में होगा और वो भी मोनोकॉट में होगा। इन मोनोकॉट एम्ब्रियो, मोनोकॉट के एम्ब्रियो में आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो कोलियोप्टाइल प्लीम्यूल को प्रोटेक्ट करती है और कोलियोराइजा रूट को प्रोटेक्ट करती है, एक कवरिंग की तरह, कवर की तरह है। इंटेग्यूमेंट्स, इंटेग्यूमेंट्स ओव्यूल की कवरिंग है, टेस्टा सीड की कवरिंग है। तो इंटेग्यूमेंट बेटा आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप्स इनटू सीड कोट। इंटेग्यूमेंट जो थे ओव्यूल की कवरिंग, वो सीड की कवरिंग बन जाती है, जिसमें से आउटर वाला होता है टेस्टा और इनर वाला होता है टेगमेन। इनर वाला क्या होता है? टेगमेन। आउटर वाला टेस्टा, इनर वाला टेगमेन। ठीक है, तो इंटेग्यूमेंट फर्टिलाइजेशन से पहले मिलता है और टेस्टा फर्टिलाइजेशन के बाद मिलता है। पेरिस्पर्म सबको पता है। ज्यादातर क्या होता है, जब बीज बनता है, ओव्यूल से सीड बनता है, बीज बनता है, तो न्यूसिलस खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ बीज में, कुछ सीड्स में आपको न्यूसिलस दिखता है, तो उसी बचे हुए न्यूसिलस को पेरिस्पर्म बोलते हैं। सीड के अंदर होता है, जनरली ड्राई होता है। जबकि पेरिकार्प आपकी फ्रूट वॉल होती है जो ओवरी से बनती है। तो ओवरी वॉल होती है फर्टिलाइजेशन से पहले, जब ओवरी फ्रूट में बदल जाती है तो वो फ्रूट वॉल बन जाती है, वो फ्रूट का पार्ट होती है, और वो ड्राई या फ्लैशी दोनों में से कोई भी हो सकती है। ठीक है, जैसे ड्राई आपकी हो गई वीट, राइस, ऐसे फ्रूट में, और फ्लैशी होगी जैसे मैंगो आप खाते हो, उसमें जो पेरिकार्प है वो फ्लैशी होता है। ओके, सो ये है आपका, जल्दी से पढ़िए, यहाँ पे तीनों डिफरेंसेस बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे मैंने लिख के दिए हैं, तो आपको इसी तरीके से लिखने हैं। जल्दी से देखिए, यहाँ पे मैं 20 सेकेंड्स दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पे थ्री डिफरेंसेस, तीन बेसिकली तीन डिफरेंसेस यहाँ पे मैंने लिखे हैं बिटवीन कोलियोप्टाइल, कोलियोराइजा, इंटेग्यूमेंट्स, टेस्टा, पेरिस्पर्म एंड पेरिकार्प। जल्दी 20 सेकेंड्स लीजिए, आराम से पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं है, टेक योर टाइम। Fifteen seconds, everyone. 15 seconds. 10 seconds. इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई एप्पल इज कॉल्ड अ फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो ओवरी और अदर एसेसरी फ्लोरल पार्ट से बनता है, लाइक थैलेमस। ठीक है, जो एप्पल में आप हिस्सा खाते हो वो बेसिकली थैलेमस होता है। थैलेमस क्या होता है? फ्लावर की जो डंडी होती है ना, पेडिसल, उसका ऊपर का थोड़ा फूला हुआ स्वेलन पार्ट होता है, उसको थैलेमस बोलते हैं। तो एप्पल में जो आप खाते हैं वो थैलेमस के खाते हैं, और जो अंदर जो एप्पल में देखते हैं वो आपका कार्पल होता है। सो यहाँ पे इसलिए हम उसको फॉल्स फ्रूट बोलते हैं, जबकि ट्रू फ्रूट वो फ्रूट होते हैं जो आपके सिर्फ और सिर्फ ओवरी से बनते हैं। अगर कोई फ्रूट सिर्फ और सिर्फ ओवरी से बनता है तो उसको ट्रू फ्रूट बोलते हैं, अगर ओवरी के साथ किसी और हिस्से से भी बनता है तो उसको फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। ठीक है, सो इन एप्पल द फ्लैशी थैलेमस फॉर्म्स द मेन एडिबल पार्ट। हम एप्पल में थैलेमस खाते हैं। राइट, बहुत आसान सा ये क्वेश्चन था। इवन दूसरा भी आपका फ्रूट है, पेयर, नाशपाती, पेयर बोलते हैं उसको, नाशपाती हो गया, ठीक है, और एप्पल हो गया, इसमें सब आप क्या कंज्यूम करते हो? थैलेमस। फ्रूट का जो पार्ट है वो ओवरी प्लस थैलेमस होता है। चलिए, बहुत आसान सा ये क्वेश्चन था।
नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट यू मीन बाय एमैस्कुलेशन, ये मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है, ये तो आपने पढ़ ही लिया, वापस से देख लेते हैं। इमैस्कुलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एंथर फ्रॉम बायसेक्सुअल फ्लावर। बायसेक्सुअल फ्लावर है, अगर आपने उसको फीमेल प्लांट माना है तो आप उससे एंथर निकाल देंगे। Emasculation is performed by plant breeders in the bisexual flower to obtain desirable variety of plant by crossing a particular plant with the desired pollen grain. आपने खुद के चूज किए हुए पोलन ग्रेन से उसको पॉलिनेट करना, तो इसलिए अनडिजायरेबल पोलन ग्रेन वाले एंथर को हम रिमूव कर देंगे। टू रिमूव एंथर्स द फ्लावर्स आर कवर्ड विद द बैग बिफोर दे ओपन, राइट। सो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है कि आफ्टर, यहाँ पे हम लिख देते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। आफ्टर रिमूविंग एंथर the pollen grains are covered with bag. After removing anthers, the flowers are covered with the bag before they open. They ensure the flower is pollinated by the pollen grains obtained from the desirable variety only. Later, the mature, viable, stored pollen grain are dusted. जो pollen grain से हमें dust करना है, हम उससे कर देंगे। इसको बोलते हैं artificial pollination या artificial hybridization भी बोलते हैं, ठीक है। तो एंथर को निकालने के बाद हम उसको बैग से क्या कर देंगे, कवर कर देंगे, राइट। चलिए यहाँ पे मैं आपको 10 सेकेंड दे रही हूँ, क्योंकि हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे कोई इतना टाइम लेने की जरूरत नहीं है। एक एक वर्ड पढ़िए, यहाँ पे एक एक स्टेटमेंट, एक एक वर्ड पढ़िए, एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट। कोई भी तकलीफ, कोई भी डाउट हो तो प्लीज राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। चलिए, if if one can induce पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी मतलब होता है डायरेक्ट ओवरी से फ्रूट डेवलप होना बिना किसी फर्टिलाइजेशन के। तो आप कौन से फ्रूट चूज करोगे, इन्होंने पूछा है। तो पार्थिनोकार्पी होता है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग फ्रूट विदाउट fertilization. Therefore, the seedless variety of economically important fruits such as orange, lemon, watermelon नहीं अच्छे लगते ना, इसके बीच में बीज आते हुए, सीड्स आते हुए, तो यस, इनमें हम पार्थिनोकार्पी कर सकते हैं बाय एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन सच एज ऑक्सिन, जिब्रेलिन जैसे हार्मोन्स को हम यूज करके पार्थिनोकार्पी इंड्यूस करवा सकते हैं। तो पार्थिनोकार्पी मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के आपका जो ओवरी है वो डायरेक्टली क्या हो गया, फ्लावर फ्रूट में डेवलप हो गया। ओके, चलिए 5 सेकेंड्स हियर एवरीवन, 2 मोर क्वेश्चंस, इसके बाद आपके लिए कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस है जो आपको करके लाने हैं नेक्स्ट टाइम के लिए। आसान से ही है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको वो बहुत इजी लगेंगे। चलिए, what is apomixis and what is its importance? apomixis क्या है? apomixis मतलब प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, राइट, बिना फर्टिलाइजेशन के बीज बनना, राइट। उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस है, एक तो कॉस्ट इफेक्टिव है, इस टेक्निक से ज़्यादा क्या होगा कि फार्मर्स को बार बार बीज खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी, जो उनकी नेक्स्ट वैरायटी आएगी उसी के बीज वो आगे वाली वैरायटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिना, अभी क्या होता है कि कोई स्पेशल वैरायटी होती है तो बार बार उसके बीज खरीदने पड़ते हैं। हाइब्रिड सीड्स कैन बी कल्टिवेटेड, हाइब्रिड मतलब जिसमें दोनों पेरेंट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आ जाए, उसको हम हाइब्रिड बोलते हैं। And it can be of great use for plant breeding when specific traits have to be preserved because no meiosis is involved. meiosis नहीं involved है। meiosis की वजह से क्या हो जाता है, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में
कि मियोसिस की वजह से जो ट्रेट्स हैं, जो जीन्स हैं, वो अलग हो जाते हैं, क्रॉसिंग ओवर होता है। थोड़ा बहुत याद हो तो मियोसिस के टाइम पर एक्सचेंज कर लेते हैं अपने जेनेटिक मटेरियल। तो मियोसिस नहीं हो रही है तो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज नहीं होगा, तो एज इट इज रहेगा नेक्स्ट जनरेशन में। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंस है एपोमिक्सिस की। बहुत मदद होगी फार्मर्स की, क्योंकि उनको बार बार दे डोंट हैव टू परचेज द एक्सपेंसिव सीड। जो उनके प्लांट्स आ रहे हैं उन्हीं के बीज वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। चलिए 10 सेकेंड्स, इसके बाद हम आपको होमवर्क देंगे, आपको वो क्वेश्चंस करके लाने हैं सॉल्व। अच्छा एक और रह गया आई थिंक, हाँ या एक क्वेश्चन और रह गया है बीच में, उसको करते हैं। चलिए 5 more seconds everyone। ओके, सो एक क्वेश्चन रह गया यहाँ पे, रोल ऑफ टेपिटम पूछा है। टेपिटम क्या होती है? इनर मोस्ट लेयर होती है एंथर की, ठीक है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एंथर वॉल। एंथर की 4 लेयर होती है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड द लास्ट इज एंथर वॉल। ओके, सो यहाँ पे इनर मोस्ट लेयर होती है एंथर वॉल की, न्यूट्रिशन देती है डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को। पहला तो ये हो गया, कुछ एंजाइम्स, हार्मोन्स और कुछ प्रोटीन रिलीज करती है जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में मदद करती है, यानी खुद के पोलन्स को रिजेक्ट कर देती है। टेपिटम से वो प्रोटीन्स आते हैं। इट प्रोड्यूसेस यूबिश ग्रेन्यूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एक्साइन ऑफ स्पोरोपोलेनिन। ये बेसिकली इनमें स्पोरोपोलेनिन होता है। यूबिश बॉडी में स्पोरोपोलेनिन होता है, छोटे छोटे स्पोरोपोलेनिन होंगे जो आके पोलन ग्रेन का एक्साइन बनाएंगे। एंड ये पोलन किट भी बनाता है जो एक चिपचिपा सा मटेरियल होता है। इट हेल्प्स द पोलन ग्रेन टू स्टिक टू द इंसेक्ट बॉडी। इंसेक्ट अगर पॉलिनेशन करवाएं तो उनकी बॉडी पे ये चिपक सके, तो एक चिपचिपा मटेरियल होता है पोलन किट, वो भी कहाँ से आता है? टेपिटम से आता है। तो ये सब रोल्स है टेपिटम के, हम सिर्फ एक ही पढ़ते हैं यहाँ पे, दैट इट प्रोवाइड्स द रोल ऑफ प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स बनाने का काम करता है। चलिए इसके बाद होमवर्क देखते हैं क्या क्या आपको क्वेश्चन करके लाने हैं नेक्स्ट टाइम के लिए। चलिए ये है आपके होमवर्क के क्वेश्चन, जल्दी से लिखिए इनको, नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, एक बाइलोब डायथिकस एंथर के पास 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल है, तो कितने मेल गैमीटोफाइट बनेंगे, कितने पोलन ग्रेन बनेंगे? Next is, in a flowering plant, a microspore mother cell produces 4 male gametophyte while megaspore mother cell forms only 1 female gametophyte. ऐसा क्यों? ये तो हमने बहुत बार डिस्कस किया इस क्लास में। एंड थर्ड, 3 क्वेश्चन दिए हैं। नेम द ऑर्गेनिक मटेरियल एक्साइन ऑफ द पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ। अभी हमने वो लिखा है मैंने लास्ट स्लाइड में, ठीक है, और वो मटेरियल पोलन ग्रेन के लिए एडवांटेजेस क्यों है। And next question, still it is observed that it does not form a continuous layer around the pollen grain. Give reason. ठीक है, क्यों ये continuous layer क्यों नहीं बनाता है? ठीक है, इसी का क्वेश्चन है। बीच बीच में आपको पोर्स दिखते हैं जिनको जॉम पोर बोलते हैं, क्यों ऐसा?
And next and the last is how are Poland banks क्यों useful है? Poland banks क्यों यूजफुल है? वाई दीज पोलन बैंक्स आर यूजफुल? वाई दीज पोलन बैंक्स आर यूजफुल? ठीक है, चलिए फटाफट से ये क्वेश्चन लिखिए, इसके बाद इसका आंसर हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे. वी विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट क्लास. जल्दी से इसको लिखिए, आज की क्लास हम एंड करेंगे. चलिए फटाफट लिखिए. ओके, चलिए आई होप आपको बहुत मजा आया. नेक्स्ट जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो और भी इंटरेस्टिंग है, विच इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. बहुत मजे आने वाले हैं. तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं. टिल देन टेक केयर एवरीवन. बाय बाय.